Hello students, how are you? Hope you all be fine. Today again I am here to learn something about the topics air, water and weather science. Today we will know something about air, water and weather from science class 4. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एयर, वाटर और वेदर के बारे में। एयर यानी हवा, वायु, वाटर जल, पानी, वेदर मौसम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर, वेदर, वाटर। फर्स्ट, अर्थ। अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एयर के बारे में। जानने के लिए पहले अर्थ के बारे में समझेंगे, क्योंकि अर्थ वी लिव ऑन अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो है सौरमंडल में अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं, बिकॉज ओनली द अर्थ हैज़ लाइफ। और ये है हमारा अर्थ। तो अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर। हमारी पृथ्वी जो है वो वायुमंडल में वायु की परतें जो है से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये जो लेयर ऑफ एयर है ये हमारी रक्षा करता है सूर्य की हानिकारक जो रे है, किरणें हैं, उससे जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है और रक्षा करता है, हमारा बचाव करता है। क्या? लेयर ऑफ एयर जो अर्थ के चारों तरफ घिरा हुआ है। हॉट, कोल्ड, विंडी और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस आर कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। हॉट गर्मी, कोल्ड ठंड, विंडी हवा और ह्यूमिड उमस नमी जो है वेदर कंडीशंस जो है, इस तरह के जो वेदर कंडीशंस होते हैं, गर्मी के, ठंडी के, बरसात के, या फिर जो है विंडी तेज हवा चलना, हवा बहना और नमी उमस टाइप के जो वेदर्स होते हैं कंडीशंस, ये कैसे होते हैं? चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जब वायुमंडल के परते जो है वायुमंडल में मौसम का प्रभाव बदलता है, और वायुमंडल में जब हमारा जो है सूर्य की गर्मी के कारण जो है जिस तरह का टेम्परेचर होता है, जैसा मौसम होता है, उसी के कारण, उसी के चेंजेस से, उसी के बदलाव से जो है हमारा वेदर चेंज होते रहता है। नेक्स्ट, ये है हमारा अर्थ। द अर्थ surrounded by layer of air। नेक्स्ट, एयर। अब हम एयर के बारे में समझेंगे। एयर यानी हवा, वायु। तो हवा क्या है, एयर क्या है? एयर इज एवरीवेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द और हर जगह हवा, ये एयर जो है मौजूद रहता है। और वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हालांकि हम एयर को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन हम उसे महसूस जरूर करते हैं। जब हवा बहती है, हवा बहता है, जब हवा चलती है तो हम उसे महसूस करते हैं कि हाँ, हवा चल रही है, मूविंग एयर। वी कैन फील इट व्हेन एयर मूव्स। It has weight and occupies space। एयर में जो है वेट तो होता ही है और ये स्पेस भी ऑक्युपाइज करते हैं। ठीक है, जैसे बैलून में हम लोग जब एयर फिल करते हैं तो वो एक शेप क्रिएट होता है। जिस शेप का बैलून रहता है उस शेप क्रिएट हो जाता है, और वो स्पेस जो है वो एयर ऑक्युपाई कर लेता है, अपना जगह बना लेता है। एयर इज लार्जली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
एयर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा रहता है और यही ज़्यादा दो गैसों से मिलकर जो है एयर बनता है। जैसे कि एयर में जो है नाइट्रोजन जो है 78% होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। एयर कंटेंस हवा में जो है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। द रिमेनिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ मेनी अदर गैसेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। और जो बाकी के परसेंटेज बचे हुए हैं उसमें और भी कई तरह के गैसेस मौजूद रहते हैं और वाटर वेपर भी जो है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज, छोटी क्वांटिटी अमाउंट में वाटर वेपर यानी वाष्प भी मौजूद रहता है एयर में, हमारे एयर यानी हवा में, वायु में। जैसा कि हम पढ़े हैं, समझे हैं इसमें कि एयर इज एवरीवेयर, एयर सब जगह है, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एयर मौजूद है। अराउंड अस वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं और ना ही हम एयर को देखने में सक्षम हैं, लेकिन हम एयर को महसूस कर सकते हैं, हम एयर को फील कर सकते हैं। When air moves, we can feel it. Air is largely made up of nitrogen and oxygens. Air का मैक्सिमम पार्ट जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है, बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज है, उसमें और भी कई तरह के गैसेस मौजूद हैं और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में वाटर वेपर यानी वाष्प भी मौजूद रहता है। तो ये है एयर। अब एयर जो है दो तरह के हैं, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। हॉट एंड कोल्ड एयर, गर्म हवा और ठंडी हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा जो चलती है उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है। अब movement of the wind is affected by the heat of the sun। हवा की जो गति है, हवा का जो मूवमेंट है, हवा का जो चाल है, वो सूर्य से इफेक्ट होता है, सन से प्रभावित होकर उसका मूवमेंट होता है, हवा की गति बनती है। जैसे when air gets heated by the sun, जब हवा जो है सन सूर्य की किरणों से, सूर्य के टेम्परेचर से, सूर्य के ताप से जब हीटेड, गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, वार्म एयर इज बीइंग लाइटर देन कोल्ड एयर। गर्म होता है सूर्य की किरणों से, सूर्य के टेम्परेचर से हवा गर्म हो जाता है और उसी से प्रभावित होकर एयर मूवमेंट होता है। वार्म एयर बीइंग लाइटर देन कोल्ड एयर। वार्म एयर जो होता है, गर्म हवाएं जो होती है, बीइंग लाइटर देन कोल्ड एयर राइजेस अप। लाइटर देन कोल्ड एयर राइजेस अप, वो कोल्ड एयर से यानी ठंडी हवा से वो हल्का होता है और वो गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ बहती है। इट कॉजेस कूल, जो ठंड हो जाती है, जिसके कारण हवाएं ठंड हो जाती है, ठीक है। हेवियर एयर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्मर एंड हेवियर एयर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्मर एंड लाइटर एयर। भारी हवा, इट कॉजेस कूल हेवियर एयर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्मर। अब क्या होता है, जो गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ राइजेस करती हैं। ठंडी हवाएं उससे थोड़ा हेवियर होती है, जो वार्मर एंड लाइटर एयर, गर्म और हल्का एयर होता है। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेस विंड्स टू ब्लो। यही जो साइक्लिक मूवमेंट है, यही जो पवन की गति है, यही हवा की चक्रीय गति जो है, पवन की गति जो है,
विंड ब्लो करने में, मूवमेंट में, विंड के मूवमेंट में हेल्प करता है और यही कारण होता है कोल्ड एंड हॉट एयर। फॉर दिस रीजन द टेम्परेचर इज नॉट सेम थ्रू आउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। यही कारण होता है कि टेम्परेचर, जो तापमान है हमारे वेदर का, वो एक जैसा नहीं रहता है एटमॉस्फेयर के सारे लेयरों में। ठीक है, एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं वो कॉज ऑफ सन, हीट ऑफ सन मूवमेंट्स, एयर कॉजेस विंड्स टू ब्लो। फॉर दिस रीजंस द टेम्परेचर इज नॉट सेम। और यही रीजन है कि टेम्परेचर जो है सभी लेयरों में सेम या एक जैसा नहीं रहता है, वो डिफरेंट हो जाता है। अब सम लेयर्स आर वार्म, सम आर कोल्ड। कुछ लेयर्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं और कुछ लेयर जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, यानी ठंड होते हैं। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एयर गर्म और ठंडा का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक लेट अस डू, एक प्रमाण है, एक प्रूफ करके हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज। प्रूव डेट हॉट एयर राइजेस अप। कैसे प्रूव होगा कि हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ये अब हम प्रूव करेंगे। देखो, टेक अ बर्निंग कैंडल। हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल यानी जलता हुआ कैंडल लेंगे और उस कैंडल का क्या करेंगे हम, ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज टू द साइड्स ऑफ द फ्लेम फर्स्ट। पहले क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल के साइड में चारों तरफ अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करके रखेंगे, यानी अपने हैंड्स को बर्निंग एयर के साइड में ऐसे करेंगे। अब क्या होता है, ऐसे करने के बाद नाउ ब्रिंग योर हैंड्स अबव द फ्लेम एट सम हाइट एट शोन इन द फिगर। अब कुछ देर वैसे रखने के बाद अब उस फ्लेम के ऊपर के तरफ कुछ ऊंचाई पर अगर हम हैंड इस तरह करके रखते हैं कैंडल के ऊपर, कुछ देर, कुछ ऊंचाई के बाद, बी केयरफुल एज इट इज इंटेंसिटी हॉट अबव द फ्लेम। सावधानी से, ज्यादा नीचे नहीं करना है, फ्लेम से कुछ ऊंचाई पर ही हम लोग जो है हाथ को ऐसे रखेंगे सावधानी से, क्योंकि वो फ्लेम से जो है हमें हार्म भी कर सकता है और हम बर्न्ड भी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊंचाई पे अपने हैंड्स को, अपने हाथ को फ्लेम के ऊपर की तरफ रखेंगे। तो क्या करेंगे, तब हम लोग क्या रिजल्ट देखेंगे, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम ये देखने को मिलेगा हमें कि एयर जो है, जो फ्लेम के जलते हुए फ्लेम, कैंडल के फ्लेम के चारों तरफ जो हमने हाथ अपना रखा था, उससे जल्दी ऊपर रखने वाला जो हाथ था वो गर्म हो गया। साइड में जो हम हाथ रखे हैं, अपना हैंड्स रखे हैं फ्लेम के, वो जल्दी हीट नहीं होता है। जितना जल्दी हम अपने हैंड्स को फ्लेम के ऊपर करते हैं वो हीट हो जाता है, बिकॉज द हॉट एयर इज राइजिंग अप। गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ बहती है और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर मिलकर वो फिर तब कोल्ड हो जाती है और वो you will observe that the air by the sides of the flame is not as hot as the air above it। जैसा कि हमने कहा कि साइड के जो फ्लेम्स है वो उतना अधिक गर्म नहीं होगा जितना ऊंचाई वाला हैंड्स हमारा गर्म हो जाएगा। अब दिस प्रूव दैट हॉट एयर राइजेस अप। इस एक्टिविटी से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एयर करेंट्स।
हवा की धारा, फॉर्मेशंस ऑफ एयर करेंट्स, हवा की धारा, लैंड एंड सी ब्रीज। इसमें हम हवा की धाराओं के बारे में, हवा की वेग के बारे में जानेंगे, और लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है उसके बारे में कुछ समझेंगे। क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच लैंड एंड वाटर हीट अप एंड कूल डाउन। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि लैंड एंड वाटर हीट अप एंड कूल डाउन, कैसे जमीन और पानी कूल होता है और हीट होता है, गर्म होता है और ठंड होते हैं। ठीक है, लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। क्या होता है? लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। हमारा धरती जो है, हमारा जमीन जो है, पानी से जल्दी गर्म हो जाता है। पानी को गर्म होने में जो समय लगता है उससे बहुत ही कम समय में हमारा लैंड हीट हो जाता है और उतना ही कम समय में वो कूल भी हो जाता है पानी से पहले। और ड्यूरिंग द डे, अब क्या होता है? दिन के समय, व्हेन हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ। दिन के समय हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ। दिन के समय क्या होता है? हीट, सूर्य की गर्मी जो है वो धरती को और पानी को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। क्या कर देता है? गर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के टेम्परेचर से, सूर्य के तापमान से जो है लैंड और वाटर गर्म हो जाती है। अब सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, जैसा कि हमने कहा लैंड यानी जमीन जो है, धरती जो है, पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी हीट हो जाती है। द एयर अबव द लैंड इज वार्मर। तो लैंड के ऊपर वाली जो हवाएं होती है, जो हवा होता है वो गर्म होता है। लैंड के ऊपर वाला हवा जो है वो गर्म होता है। वार्मर, द एयर अबव द सी, द एयर अबव द लैंड इज वार्मर देन द एयर अबव द सी। अब समुद्र के ऊपर की जो हवा है, सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो जल्दी क्या रहता है? वो उतना गर्म नहीं रहता है जितना जमीन की ऊपर वाली हवाएं गर्म हो जाती है फास्टर देन सी वाटर। अब क्या होता है? द हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेस अपवर्ड्स एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय द कूल एयर अबव द सी। देखिए, द एयर अबव द लैंड, अब क्या होता है? द एयर अबव द लैंड इज वार्मर देन द एयर अबव द सी। सी के ऊपर वाले हवा से, समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती है समुद्र के ऊपर, उससे जो है धरती के ऊपर वाले हवाएं गर्म होती है। और हॉट एयर बीइंग लाइटर, और हॉट एयर यानी गर्म हवा जो है वो हल्का होता है, राइजेस अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए, एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय द कूल एयर। और फिर उसका जब वो ऊपर चल जाता है तो उसके जगह पे जो है ठंडी हवाएं जो है उसकी जगह ले लेती है अबव द सी। अब सी के ऊपर जो है वो ठंडी हवाएं उसकी जगह ले लेती है, विच रसेस टुवर्ड्स लैंड, जो लैंड की तरफ बहता है, लैंड की तरफ चलता है। थस विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, जो विंड ब्लो करता है फ्रॉम द विच रसेस टुवर्ड्स द लैंड, थस विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। धरती से, लैंड से होने वाले हवा जो सी के तरफ बढ़ती है, टुवर्ड्स द सी, द लैंड,
व्हेन द विंड्स ब्लो द सी टुवर्ड्स द लैंड, सी से जब लैंड की तरफ जो हवाएं बहती है ड्यूरिंग द डे, दिन के तरफ, दिस इज कॉल्ड ऑनशोर और सी ब्रीज। इसी को हम लोग ऑनशोर यानी तटीय हवा कहते हैं या सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है, समुद्री हवा कहते हैं। इसी को हम लोग तटीय हवा या सी ब्रीज यानी समुद्री हवा कहते हैं। जो हवाएं समुद्र से बहकर लैंड की तरफ आता है, समुद्र से बहकर लैंड की तरफ आता है यानी धरती की तरफ आता है, वो हवाएं ठंडी होती हैं। और उसी हवा को जो है समुद्र की दिशा से लैंड की दिशा में जो हवा बहती है, उसी हवा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, सॉरी सी ब्रीज कहते हैं। व्हेन वंस अगेन टच द विंड ब्लोज द सी टुवर्ड्स द लैंड, जो हवाएं समुद्र से धरती की तरफ बहती हैं ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉल्ड एन ऑनशोर और सी ब्रीज। इसे हम लोग ऑनशोर यानी तटीय हवा या सी ब्रीज यानी समुद्री हवा कहते हैं। समुद्री हवाएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। नेक्स्ट, तो यहां हम देख सकते हैं पिक्चर, सी ब्रीज, वार्म एयर फ्रॉम लैंड, लैंड के ऊपर से जो वार्म एयर चल रहा है, ये वार्म एयर लैंड के ऊपर से चल रहा है नीचे, जब कूल एयर फ्रॉम ओशियन, और यहां से जो है ओशियन कूल एयर चल रहा है। तो वार्म एयर लैंड से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और सी एयर नीचे से आ रहा है। तो ये जो है जब ये प्लेस खाली हो जाता है, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ चल जाता है, तो नीचे का जो प्लेस है वो समुद्री हवाएं जो है उसको कवर करके वहाँ का जो हवा जो होता है वो कूल हो जाता है और कोल्ड हो जाता है, जिसे हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है? लैंड ब्रीज क्या है? ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट। अब रात के समय जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है, जब सूर्य की प्रकाश नहीं होती है, रात को तो सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है, तो रात के समय जब सूर्य के प्रकाश नहीं होती है, द लैंड कूल्स डाउन, धरती जो है, जमीन जो है वो ठंड हो जाती है, कूल हो जाती है। फास्टर देन द सी, सी से जल्दी ठंड होती है, सी से जल्दी ठंड हो जाती है। समुद्र से धरती जो है जल्दी ठंडा हो जाता है या कूल हो जाता है। मीनवाइल मतलब ये हुआ द एयर अबव द सी इज स्टिल वार्म, यानी सी के ऊपर वाला जो एयर है वो अभी भी वार्म है, अभी भी वार्म है, शाम के 7 के समय भी वार्म है। एंड इट राइजेस अप, अब वो एयर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि सी का पानी जो है देरी से गर्म होता है। लैंड एयर के अपेक्षा सी एयर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, देरी से गर्म होता है, तो वो देरी से ठंड होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जब हमारी हवा बहती है, सी का गर्म रहता है रात के समय और लैंड का हवा जो है ठंड हो जाता है। तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस इनटू टेक द प्लेस ऑफ द एयर ओवर द सी। अब ये जो ठंड हवा जो है लैंड का, ये समुद्र की तरफ बहती है, उसकी वहाँ जो खाली हवा, वहाँ की जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ फूस रही है, वहाँ जो उसका स्पेस खाली हो रहा है, प्लेस हो रहा है, उस प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए ये लैंड से हवा यानी जमीन से हवा जो है चलती है सी के तरफ ठंड होने के लिए ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। थस विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो लैंड से होते हुए सी के तरफ जो हवाएं, ठंडी हवाएं जो बहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। समुद्र से लैंड, सी से लैंड की तरफ जो हवाएं बहती है उसे लैंड सी ब्रीज कहते हैं, और लैंड से होकर समुद्र की तरफ जो सी की तरफ जो हवाएं बहती है उसे हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड ब्रीज जो है नाइट के समय बहता है और सी ब्रीज जो है डे के समय बहता है। यानी ड्यूरिंग द डे
जब दिन के समय सूर्य की तापमान, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, सूर्य के तापमान के कारण जमीन के ऊपर के भाग के जो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर का जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ बहने लगती है। तो जो हवाएं ऊपर की तरफ बहने लगती है तो नीचे का जो स्पेस खाली होता है वो समुद्र से बहने वाली ठंडी हवाएं जो है वो कवर कर लेती है, वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो वो जो हवाएं, ठंडी हवाएं जो समुद्र से होकर, सी से होकर लैंड की तरफ बहती है, वो सी ब्रीज हो गया। इसी तरह रात के समय, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के समय क्या होता है, जब लैंड के ऊपर का हवा जब ठंड हो जाती है, क्योंकि रात के समय तो सूर्य नहीं रहता है, सन की लाइट या सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, तो वो लैंड जो है वो ठंड रहती है और एयर, सी के ऊपर का एयर जो है वो हॉट रहता है। तो क्या होता है, तो सी के ऊपर वाला जो एयर हॉट रहता है वो राइजेस अप, वो ऊपर की तरफ बहने लगता है, और लैंड का एयर जो ठंड रहती है, कूल एयर रहता है, वो रशेस, वो बहने लगता है सी के तरफ। तो ये जो लैंड से होकर सी के तरफ जो एयर बहती है, एयर ब्लो करता है, उसे हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन ऑफशोर और लैंड ब्रिज। इसे हम लोग ऑफशोर या लैंड ब्रिज कहते हैं, यानी तटवर्ती, समुद्र के तट से दूर से होने वाली हवाएं या लैंड ब्रिज। क्लियर? तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में अभी हम लोग पढ़े। अब वाटर, अब हम पढ़े समझेंगे कुछ वाटर के बारे में। वाटर के बारे में यानी जल के बारे में या पानी के बारे में। वाटर क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए और हमें अपना जीवन यापन करने के लिए जल बहुत ही जरूरी है। जल की आवश्यकता बहुत अत्यधिक है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव। एज लाइक एयर, एयर जितना नेसेसरी है वहीं वाटर भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में आवर सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था, या आवर प्लेनेट अर्थ में भी हमने जाना था कि हमारा अर्थ का जो है सरफेस अबाउट 70 to 71% का जो सरफेस है हमारे अर्थ का, वो कवर्ड विथ वाटर, यानी पानी से घिरा हुआ है। अब वाटर इज फाउंड नॉट ओनली इन रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, ponds एंड वेल्स, बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है नदियों में, समुद्रों में, सागरों में, झीलों में, पोखरों में, तालाबों में पाए जाते हैं, नदियों में। लेकिन यही तक नहीं, सिर्फ यही तक नहीं है, पानी यानी वाटर जो है हमारे जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। रिवर्स, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि वाटर इज फाउंड नॉट ओनली इन रिवर्स। पानी जो है सिर्फ रिवर यानी नदियों में ही नहीं पाए जाते हैं, ओशंस यानी समुद्रों में ही नहीं पाए जाते हैं, लेक्स यानी झीलों में ही नहीं पाए जाते हैं, पोन्ड्स यानी तालाबों में ही नहीं पाए जाते हैं, एंड वेल्स, बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। लेकिन ये जो है जमीन के अंदर या अंडर द ग्राउंड भी हमें पानी मिलती है या पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इवन इन द एयर, यहां तक कि एयर में भी वाटर पाया जाता है, वाटर वेपर के रूप में। जमीन के अंदर भी वाटर है और एयर में भी, हवा में भी वाटर है एज ए वाटर वेपर। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। यहां तक कि हमारा बॉडी का जो वेट है उसमें से अधिकतर, मैक्सिमम वेट जो है वो वाटर का ही मिलेगा। बिकॉज जिस तरह अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर अबाउट 70 to 71%, as like our body is also
कवर्ड विथ वाटर नियर अबाउट 70%। 70% पार्ट हमारे बॉडी में भी जो है पानी मौजूद है और हमारे बॉडी में भी पानी पाए जाते हैं। पानी की कमी होने से हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है एंड वी फील इल, वी बिकम सिक। वाटर एक्सिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट्स। वाटर जो है प्राकृतिक में मौजूद है, हमारे नेचर में मौजूद है, उपस्थित है प्राकृतिक पर, जिसके 3 रूप हैं। 3 रूपों में पानी, जल या वाटर पाए जाते हैं, जैसे आइस सॉलिड के रूप में, वाटर लिक्विड के रूप में और वाटर वेपर गैस के रूप में। दिस स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। और ये जो स्टेट्स है, ये जो 3 स्टेट्स है, 3 रूप है पानी के, ये इंटरचेंजेबल है, क्योंकि हम पानी को, लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो वो सॉलिड फिर वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर लिक्विड को जब हम लोग गैस में चेंज करते हैं वाटर वेपर के रूप में, फिर वो जो है वापस वाटर के रूप में, यानी ये एक दूसरे का जो 3 स्टेट्स जो है ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से। नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण जो होता है उसके बारे में हम समझेंगे। अब वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्प, द सन स्लोली हीट्स द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन, सूर्य जो है धीरे धीरे हीट करके हमारे अर्थ के सरफेस को हीट कर देता है, धीरे धीरे स्लोली हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी की सरफेस को, पृथ्वी के जमीन को, धरती को हीट कर देता है या गर्म कर देता है, टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर, जो कि वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। ये हीटिंग जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ हीटिंग जो है, ये वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देता है, जिसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है वाटर यानी पानी को वाष्प में बदलने का, कौन सा प्रोसेस? हीटिंग। हीटिंग कॉजेज इवापोरेशन। व्हेन water change into water vapor, this process is called evaporation. Evaporation occurs the different rates at different places. evaporation यानी वाष्पीकरण, भाप जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से ये जगह बनाता है और इसका अलग अलग रेट्स होते हैं। Sometimes it is very fast and sometimes it is very slow. कभी कभी ये बहुत फास्ट, बहुत जल्दी इवापोरेट होता है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर्स। ये सब जो है जल्दी टेम्परेचर के कारण, जितना जिस तरह का टेम्परेचर हमें मिलता है उस तरह ये इट टेक टाइम्स टू इवापोरेट इनटू वाटर वेपर फास्ट एंड समटाइम इट्स स्लो। कभी हीट अगर कम है तो इवापोरेट होने में या वाटर वेपर में चेंज होने में इससे समय ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वो जल्दी चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में। नेक्स्ट, ये देखिए, एयर जो है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रहा है। हॉट एयर ऊपर जाएगा तो जैसा ही ऊपर जाएगा तो कोल्ड एयर से मिक्स होकर वो कोल्ड हो जाएगा और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर में कन्वर्ट हो जाएगा और वही इकट्ठा होकर इट्स मेक द क्लाउड, और वहां पे जो है क्लाउड फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन से का क्या अफेक्टिंग होता है उसके बारे में हम समझेंगे। टेम्परेचर एक है, इवापोरेट होने का क्या फैक्टर है, किस किस कारण होता है। एक तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से जो है इवापोरेट हो जाता है। हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन।
टेम्परेचर जितना हाई रहेगा यानी तापमान जितना अधिक रहेगा, इवापोरेशन जो है उतना फास्ट यानी उतना जल्दी होगा। उसका इवापोरेट, वाटर को इवापोरेट करने का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा जितना हायर टेम्परेचर रहेगा। विंड यानी मूविंग एयर, हवा, स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। विंड यानी गर्म हवा जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना तेज हवाएं चलेंगी, वो जो है और टेम्परेचर को इवापोरेट करने में उसका जो रेट है और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया और एक है सरफेस एरिया। मोर द सरफेस, मोर द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। जितना सरफेस एरिया एक्सपोज किया जाएगा उतना ही जल्दी टेम्परेचर जो है फास्टर इवापोरेट करेगा। तो ह्यूमिडिटी इन द एयर और एक हवा में नमी, वायु में नमी, ह्यूमिडिटी उमस, और नमी जो है लेसर द ह्यूमिडिटी ड्राई एयर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। नमी जितना कम रहेगा उतना फास्ट इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी उतना फास्ट, उतना गुना जल्दी इवापोरेट होगा, यानी वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। तो इवापोरेशन का जो रेट है कैसे, जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले बताएं कि इवापोरेशन जो होता है कहीं कहीं पर बहुत फास्ट होता है और कहीं कहीं पर बहुत स्लो होता है, बिकॉज ऑफ हीट, विंड, हवा के कारण, सूर्य के हीट टेम्परेचर के कारण, सन हीट्स के कारण जो है टेम्परेचर इवापोरेशन जो है फास्ट और स्लो होते रहता है। तो टेम्परेचर जो है कैसे जो है इवापोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा, इवापोरेशन वाटर वेपर कैसे जल्दी फास्ट तैयार होता है, उसके कुछ कारण है। जैसे कि एक टेम्परेचर जितना अधिक रहेगा उतना जल्दी वाटर का इवापोरेट होगा। विंड जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही जल्दी इवापोरेट होगा। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया एक्सपोज करेंगे उतना ग्रेट जो है इवापोरेशन का रेट मतलब फास्ट जो है इवापोरेट होगा। और ह्यूमिडिटी इन द एयर यानी हवा में नमी, जितनी हवा में नमी रहेगी कम उतने ही जल्दी वाटर जो है इवापोरेट होता है। नेक्स्ट, एक और लेट अस डू एक्टिविटी, एक और देखते हैं। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट इवापोरेशन टेक प्लेस फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ये एक एक्टिविटी है जिससे ये प्रूफ हो जाता है और ये पता चल जाता है कि इवापोरेशन जो है बहुत फास्ट होता है टेम्परेचर हाई होने के कारण। हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ही फास्ट इवापोरेशन होता है। टेक 2 balls ऑफ द सेम साइज विथ ए हाफ ग्लास ऑफ वाटर इन ईच बॉल। 2 बॉल यानी 2 बॉल ले लेंगे, कटोरियां ले लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी सेम क्वांटिटी में लेकर कीप 1 बॉल आउट इन द सन एंड द अदर इन द रूम। दोनों बॉल में एक बॉल को बाहर सूर्य की रोशनी में रख दें और एक बॉल यानी एक कटोरी को घर के अंदर रख दें। अब क्या होगा, ऑब्जर्व देम इन द इवनिंग। अब उसको सुबह रखने के बाद शाम को जब हम लोग उसको ध्यान देंगे, हटाएंगे तो देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या देखने को मिलेगा। thus proving that evaporation we will observe that water left in the ball placed in the sun is less than the one in the room। हम ये देखेंगे कि वाटर जो हम लोग रखे हुए हैं सूर्य की रोशनी में, वो रूम में जो वाटर रखे हुए हैं उसमें उसका क्वांटिटी उस क्वांटिटी से कम हो गया है। मतलब जो बॉल वाटर के बॉल हम लोग धूप में रखे हुए थे, सूर्य की रोशनी में रखे हुए थे, उसका पानी जो है, जो बॉल हम लोग रूम के अंदर रखे हुए थे उसमें से उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें का पानी जो है इवेपोरेट हो गया है, चेंज इनटू वाटर वेपर बन के वो ऊपर की तरफ वाष्प बन के वाष्पीकरण तैयार हो गया है और वो उड़ गया है। तो क्वांटिटी हम सेम रखे थे,
हाफ गिलास एक बॉल में रखे थे, हाफ गिलास दूसरे बॉल में रखे थे, दोनों कटोरियों में सेम पानी रखे हैं, लेकिन एक बॉल को हम लोग रूम के अंदर रखें जहां सूर्य की रोशनी यानी सन हीट यानी सन का टेम्परेचर नहीं पड़ता है, और एक बॉल को हम लोग सूर्य की रोशनी में रखे थे, तो उसको उस बॉल में जो है सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट सूर्य का हीट पड़ रहा है, सूर्य का टेम्परेचर पड़ रहा है, तो वो जल्दी गर्म हो जा रहा है, और जल्दी गर्म होने के कारण वो वाटर वेपर में इवापोरेट हो रहा है, फास्ट इवापोरेट हो रहा है, जिसके कारण वो वाष्प बन के पानी उड़ रहा है और पानी का मात्रा कम हो गया है उसमें, और जो बॉल हम लोग रूम के अंदर में रखे थे वो पानी उतना ही के उतना ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन, वाटर केप्ट इन द सन हैज इवापोरेटेड फास्टर एट हायर। तो कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो वाटर हम लोग सन के सामने रखे थे, सनलाइट में रखे थे, वो जल्दी गर्म हो गया और इवापोरेट हो गया जो बॉल हम लोग रूम के अंदर रखे थे उसके अपेक्षा में। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। So friends, that's all for today. Remain part of the air, water and weather. Very fast, very soon we will come to know. अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे जो है इस एयर, वाटर एंड वेदर का पार्ट 2 जो है हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे और आगे समझेंगे कि अब हम लोग अभी आज जो है पार्ट 1 में हम लोग समझे हैं एयर के बारे में, हॉट एंड कोल्ड एयर के बारे में, और फॉर्मेशन ऑफ एयर करंट के बारे में, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में, और वाटर में हम लोग इवापोरेशंस के बारे में पढ़े हैं और फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशंस के बारे में समझे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे और वेदर के बारे में जानेंगे क्या होता है। सो गुड लक, थैंक यू। That's okay. Have a nice day. Thank you.